तो यार फाइनली सकामोटो डेज का एक और न्यू एपिसोड आ चुका है, एपिसोड नंबर 10। और आज की वीडियो में हम उसी को कवर करने वाले हैं। और अगर तुमने इसके पिछले वाला ये एपिसोड नहीं देखा तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां जाके चेकआउट कर सकते हो। और इस बार अगर तुम इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे एक सब्सक्राइब से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और तुम में से ऐसे काफी सारे लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो ताकि मैं तुम लोगों के लिए ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूं। तो चलो यार, बहुत हो गई बकवास, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इस एपिसोड की शुरुआत में हम साकामोटो की शॉप को देखते हैं, जहां पर साकामोटो और शिन और साउ शॉप में होते हैं। हम देखते हैं कि शिन की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और साउ की भी वैसी ही कंडीशन थी। लेफ्ट की फाइट की वजह से वो दोनों ही काफी ज्यादा थके हुए थे। उन दोनों को ऐसे देखकर साकामोटो डिसाइड करता है कि आज के लिए हम सभी लोग रेस्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद साकामोटो अपनी फैमिली को एक बाथ हाउस लेके आता है रिलैक्स होने के लिए। फिर इसके बाद वो सभी लोग उसमें एंटर करते हैं। फिर इसके बाद साकामोटो बाथ हाउस के ओनर के पास जाता है, लेकिन तभी उस बाथ हाउस का ओनर साकामोटो को देखकर उसे कुछ याद आता है। तभी साकामोटो अपनी और अपनी फैमिली के लिए उससे टॉवल मांगता है। फिर इसके बाद वो एक पोस्टर निकालता है जिसमें साकामोटो की बाउंड्री और उसके बारे में लिखा था, और वो बंदा समझ जाता है कि यही लेजेंडरी असैसिन तारो साकामोटो है। फिर इसके बाद सीन और साकामोटो वहां से नहाने के लिए चल जाते हैं, लेकिन शॉप का ओनर साकामोटो और सीन के ऊपर लगातार नजर रखे हुए था। इसके बाद हम देखते हैं सीन वहां पर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता अब उसकी एंजॉयमेंट खत्म होने वाली है, क्योंकि शॉप का ओनर साकामोटो को पकड़ने के लिए अपने बाथ हाउस में जगह जगह ट्रैप लगाया हुआ था। हम देखते हैं कि साकामोटो तो उसके ट्रैप से बच जा रहा था, लेकिन उसकी जगह सीन उसके ट्रैप में फंस जा रहा था, और साकामोटो को तो उन ट्रैप से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन सीन बार बार उन सभी ट्रैप में फंसे जा रहा था, और एक बार शॉप के ओनर ने तो सीन और साकामोटो जहां पे नहा रहे होते हैं वहां का पानी ही जमा देता है, और ऐसे करके सीन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, और इसी वजह से सीन की बॉडी को आराम नहीं मिलता। फिर इसके बाद साकामोटो और साउ एक दूसरे के साथ टेबल टेनिस खेलने लग जाते हैं। तभी उस शॉप के ओनर को अपनी कुछ पुरानी बातें याद आती हैं। तभी उसके शॉप में दो बंदे आते हैं और उसे टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, इसलिए क्योंकि अभी तक वो इस टाउन को छोड़कर नहीं गया, और वो उसे मारने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं साकामोटो, जो कि टेबल टेनिस खेल रहा होता है, वो अचानक से उस बंदे के मुंह पर बॉयल मार देता है, जिस वजह से वो बंदा काफी दूर जाके गिरता है। तभी उसके साथ वाला दूसरा बंदा उस शॉप के ओनर के पास जाता है और उसका मुंह पकड़ लेता है, लेकिन तभी साकामोटो अपनी आइसक्रीम स्टिक को उस दूसरे वाले बंदे के ऊपर फेंकता है, जिस वजह से उस बंदे का भी काम वहीं पर खत्म हो जाता है। तभी वो शॉप का ओनर साकामोटो से पूछता है, आखिर तुमने मेरी हेल्प क्यों करी? जिस पर साकामोटो कहता है कि क्योंकि मुझे इस बाथ हाउस में काफी ज्यादा मजा आया, क्योंकि इसके अंदर काफी स्पेशल फीचर्स हैं। हम देखते हैं कि साकामोटो की ये बात सुनकर वो शॉप का ओनर काफी ज्यादा चौंक जाता है। फिर इसके बाद साकामोटो और उसकी फैमिली वहां से जाने लग जाते हैं। इधर शॉप का ओनर बोलता है कि इतने साल हो गए लेकिन मुझे किसी ने भी इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया था। फिर इसके बाद वो अपने डैड को कॉल करता है और वो अपने डैड से बोलता है कि मैं सोच रहा था कि मैं अपने फैमिली बिजनेस को टेक ओवर कर लूं, जिस पर उसके डैड उससे बोलते हैं कि तो फिर तुम्हारे असैसिन बनने का क्या, जिस पर वो कहता है अब मैं ये सब छोड़ रहा हूं। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है सीन की हालत अभी भी काफी ज्यादा खराब होती है उन सब ट्रैप में फंसने की वजह से। तभी इसके बाद हमें दिखाया जाता है जापानीज एयरपोर्ट पे एक बंदा चाइना से जापान आया हुआ है और किसी को वापस चाइना ले जाने की बात कर रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम इधर साकामोटो, सीन और साउ को देखते हैं, जो कि एक फैमिली रेस्टोरेंट में आए होते हैं खाना खाने के लिए। तभी साउ बताती है कि वो पहले कभी भी फैमिली रेस्टोरेंट में नहीं आई है, उसके घर पर हमेशा शेफ आते थे खाना बनाने के लिए। तभी सीन साउ से पूछता है, नहीं क्या तुम्हें मन नहीं करता अपने पुराने फ्रेंड से मिलने का? क्योंकि साउ एक माफिया फैमिली से बिलोंग करती है जिसे चाइना में ट्राइड कहा जाता है, जिस पर साउ कहती है कि नहीं, मुझे तो यहीं पर मजा आता है, और वैसे भी मैं माफिया वाली चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हूं। और हम देखते हैं जो बंदा चाइना से जापान आया हुआ होता है वो सीन के पीछे ही बैठा हुआ होता है, और वो चाइनीज लैंग्वेज में कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तभी वहां पर एक और बंदा आ जाता है और वो सीन के ऊपर गन पॉइंट कर देता है, और वो चाइना से आया हुआ बंदा साकामोटो के ऊपर गन पॉइंट कर देता है, और तुरंत ही वो साकामोटो के ऊपर शूट कर देता है। लेकिन साकामोटो नूडल्स खाने वाले स्पून से उस बुलेट को रोक देता है, और सीन भी अपने पास वाले बंदे की गन छीनकर अपने हाथ से उसके मुंह के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो बंदा वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। और हम देखते हैं साकामोटो भी उस चाइनीज वाले बंदे की शर्ट को पकड़कर अपने टेबल के ऊपर पटक देता है। साउ उस बंदे को देखकर पहचान जाती है और उसे कहती है, तुम वतांग हो ना? वो बंदा साउ से कहता है कि बहुत समय हो गया आपसे मिले हुए मिस्ट्रेस। साउ उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि वतांग, तुम जिंदा हो? तभी सीन और साकामोटो साउ से पूछते हैं कि ये बंदा आखिर है कौन? फिर साउ उन्हें बताती है कि ये वतांग है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करता था,
तभी वतांग साउ को बताता है कि तुम्हारे डैड की मौत के बाद हमारी फैमिली का कोई भी लीडर नहीं है और इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारी फैमिली के लीडर बनो और हमारे साथ चाइना चलो और इन एसेट्स के साथ रहना बंद करो। लेकिन साउ वतांग की बात सुनकर उसे गुस्से में मना कर देती है और उसे कहती है मैं लीडर नहीं बनना चाहती। और ऐसा कहते कहते साउ उसके काफी नजदीक आ चुकी थी। तभी वतांग के नाक से काफी तेजी से ब्लड निकलता है और उसका ब्लड साउ के फेस पर भी आ चुका था। साउ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है और सबको बताती है कि वतांग बहुत ही वियर्ड है, वो बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करते रहता है और वो हमेशा मेरा पीछा करता रहता है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि वतांग साउ को पसंद करता है। इसके बाद साउ वतांग से कहती है कि साकामोटो के एम्प्लॉय बनके रहना चाहती हूँ, मेरा ट्राइड से कोई भी लेना देना नहीं है। साउ की ये बात सुनकर वोटांग साकामोटो से कहता है अच्छा तो तुम हो मेरे रास्ते का कांटा, लेजेंडरी असैसिन तारो साकामोटो। वोटांग का रिप्लाई देते हुए सीन कहता है अगर हमें इससे अभी लड़ना पड़ेगा तो मैं इससे लड़ने के लिए तैयार हूँ। हम देखते हैं वोटांग अचानक से काफी पीछे चल जाता है और कहता है मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ कि बिना वेपन के तुम्हारे साथ लड़ूं, मेरे पास लड़ाई के अलावा दूसरा भी ऑप्शन है। अगर मैं जीता तो साउ मेरे साथ चलेगी और अगर तुम जीते तो साउ तुम्हारे साथ जाएगी। मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि आखिर साकामोटो के ऊपर बाउंटी किसने लगाई है। वतांग की ये सब बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर सीन वतांग से पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता इस बाउंटी के बारे में और आखिर ये किसने लगाई है। जिसका रिप्लाई देते हुए वतांग कहता है हमारे ड्रॉइड इंटेलिजेंस नेटवर्क को इतना कम मत समझो, हमारी माफिया फैमिली सब कुछ पता लगा सकती है। हम देखते हैं सीन और साकामोटो वतांग के ऑफर को ठुकरा देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें साउ को नहीं देंगे, हम लोग बाउंटी के बारे में खुद पता लगा लेंगे। फिर इसके बाद सीन और साकामोटो अपनी टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी साउ वतांग के डील को एक्सेप्ट कर लेती है, जिस पर सीन साउ से कहता है तुम्हें पता भी है अगर हम लोग हार गए तो तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। जिसका जवाब देते हुए साउ कहती है बॉस के लिए मैं अपने आप को भी सैक्रिफाइस कर सकती हूँ। साउ की ये ऑफर एक्सेप्ट करते ही वतांग कहता है ठीक है तो तुम लोग मेरे साथ चलो। फिर इसके बाद वतांग उन लोगों को अपने साथ लेकर जाने लगता है और उन्हें नए कपड़े पहनने के लिए कहता है और उन लोगों के नए कपड़े पहनने के बाद वो उन सभी को एक जगह पर लेकर आता है। फिर इसके बाद वो लोग उस जगह में एंटर करते हैं। वतांग उन्हें बताता है कि ये एक अंडरवर्ल्ड कैसीनो है और दुनिया भर के अंडरवर्ल्ड माफिया यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आते हैं। फिर इसके बाद वतांग कॉन्टेस्ट के रूल बताता है तुम सभी को इस कैसीनो के अंदर गैम्बलिंग करनी होगी और जो कम टाइम में ज्यादा पैसे कमा लेगा वो इस कॉन्टेस्ट को जीत जाएगा। वतांग की ये बात सुनकर साकामोटो कहता है ठीक है मैं समझ गया। फिर इसके बाद वतांग वहां से आगे चल जाता है। फिर इसके बाद साकामोटो साउ से कहता है तुम टेंशन मत लो, हमारे पास सीन की पावर है, हम लोग सीन की मदद से सामने वाले प्लेयर का माइंड रीड कर सकते हैं और इजीली काफी सारा पैसा जीत सकते हैं। जिस पर साउ कहती है हाँ आपने ठीक कहा। तभी सीन कहता है लेकिन मुझे तो गैम्बलिंग भी नहीं आती और मुझे इस गेम के रूल भी नहीं पता। ये सुनकर साउ काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है और कहती है भले ही वतांग फिजिकली स्ट्रांग ना हो लेकिन उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा शार्प है और उसके इतने शार्प दिमाग की वजह से ही आज वो हमारी फैमिली का एडवाइजर है और हमारी फैमिली में टॉप पोजीशन पर है। फिर इसके बाद हम देखते हैं जितनी देर में ये लोग बातें कर रहे होते हैं उतनी देर में वतांग 3 मिलियन ऑलरेडी जीत चुका होता है। ये चीज देख के सीन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। तभी वतांग उन लोगों से कहता है गैम्बलिंग को इस तरीके से बनाया गया है जिससे लोग सोचें कि ये एक लक का गेम है, जो कैलकुलेशन और स्ट्रैटेजी के साथ खेलता है वही इस गेम को जीत सकता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं साकामोटो गैम्बलिंग करने के लिए तैयार हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो बस यार आज के लिए इतना ही, और तो वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नए एपिसोड के साथ। I got loyalty inside my DNA. I got canopies, got war and peace inside my DNA. I got poison, pain, and joy inside my DNA. 神羅転生。I was born